हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल वी आर उदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि मेटरनिख कौन था, वह यूरोपीय इतिहास में क्यों विख्यात है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि मेटरनिख कौन था, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात था, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ये है कि मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था और घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। तो सबसे पहले तो आपको ये लाइन लिखनी है कि मेटरनिख कौन था, तो वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था और घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। उसके बाद ये लिखना है कि वह किसी भी तरीके के वैधानिक सुधारों के विरुद्ध था एवं पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थक था। तो मेटरनिख क्या था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था और कोई भी तरीका का संवैधानिक जो सुधार होना चाहता था उस सुधार को वो क्या था, विरोधी था, ठीक है। और क्या करता था, पुरातन यानी कि जो पुराने जमाना से व्यवस्था राजा महाराजा वाला व्यवस्था बना आ रहा था, ठीक है, जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा उस वाले व्यवस्था को ये बनाए रखना चाहता था, ठीक है। इसका वो समर्थन करता था। साथ ही वह राष्ट्रवादी विचारों का विरोधी था। तो जो राष्ट्रवादी विचार है उसका वो विरोधी आदमी भी था, ठीक है। और अपने इसी विचारों के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात था। और उसका जो ये विचार था कि राष्ट्रवादी विरोधी था, ठीक है, पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थक था, ये सारे विचार के कारण क्या था, वो यूरोपीय इतिहास में विख्यात था और अभी भी है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं। तो यहाँ पे हमें वियना कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो आप लोग को आंसर में ये लिखना है कि साल 1815 में नेपोलियन पतन के बाद वियना कांग्रेस की बैठक की गई, जिसकी निम्न उपलब्धियां हैं, ठीक है। तो ये वाला लाइन आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद सबसे पहला जो उपलब्धियां थी वो ये थी कि फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश की स्थापना करना। तो जो वियना कांग्रेस हुआ उसने सबसे पहला उपलब्धि ये किया कि फ्रांस में फिर से बुर्बो राजवंश की स्थापना कर दी। उसके बाद जो नेक्स्ट उपलब्धि थी वो ये थी कि नेपोलियन द्वारा जीते गए राज्यों को वापस पूर्ण वापसी। तो जो जितने भी राज्य नेपोलियन जीते थे उस राज्य को फिर से वापस उनके राजा को लौटा दिया गया, ठीक है। ये भी वियना कांग्रेस की ही उपलब्धि है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि फ्रांस को 2 भागों में बांटना। और नेपोलियन के हारने के बाद जो फ्रांस था उसको कमज़ोर करने के लिए फ्रांस को 2 भागों में बांट दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि 4 नंबर में यह है कि फ्रांस पर भारी भरकम जुर्माना लगाना। अब जो युद्ध हुआ था जिसमें नेपोलियन हार गया था, तो युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ था, जितना भी नुकसान हुआ था, उसका सारा का सारा भारी भरकम जुर्माना फ्रांस से वसूला गया, ठीक है। वो भी वियना कांग्रेस के अंदर ही। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि फ्रांस तथा यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना। तो फ्रांस और यूरोप में जो राष्ट्रवादी भावना धीरे धीरे बढ़ रहा था उसको कुचल दिया गया किसके द्वारा, तो वियना कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि मेजनी कौन था, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि मेजनी कौन था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ये है कि मेजनी एक योग्य सेनापति और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, ठीक है। मेजनी जो था ये एक नंबर का योग्य सेनापति यानी कि अच्छा वाला सेनापति था, और गणतांत्रिक जो विचार होता है उसका वो समर्थक भी था। उसके अलावा मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है, ठीक है। इटली का जो एकीकरण हुआ उसका मसीहा मेजनी को ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि इटली के एकीकरण के उद्देश्य से यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना भी किया। अब जो इटली का एकीकरण था उसको वो चाहता था कि इटली का एकीकरण हो जाए, और इसी इटली के एकीकरण के लिए उसने क्या किया मेजनी ने, तो यंग इटली और यंग यूरोप नाम की संस्था का स्थापना भी किया, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम मेजनी ने किया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, इसका क्या परिणाम हुआ। तो जो जर्मनी का एकीकरण था उसके लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई उसके बारे में पूछा गया है, और इसका परिणाम क्या हुआ उसके बारे में पूछा है। तो इसका आंसर आपको ऐसे देना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया, ठीक है। इस नीति के अनुसार पूरे जर्मनी का एकीकरण युद्ध के द्वारा किया जाना था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने क्या किया, युद्ध और लौह की नीति अपनाया। और इस नीति के अंदर क्या करना था कि युद्ध करके यानी कि दूसरे देश को हरा हरा करके क्या करना था, जर्मनी को एक करना था, उसका एकीकरण करना था, ठीक है। तो ये नीति क्या था, ये लोह अति रक्त और लोह की, और इस नीति के अंदर युद्ध के द्वारा जर्मनी का एकीकरण करना था। उसके बाद यह है कि यह नीति पूर्ण रूप से सफल रही और जर्मनी का एकीकरण हुआ। और इसके जो इसने नीति अपनाई, इस नीति का परिणाम ये हुआ कि ये नीति पूरे तरीका से सफल रहा, ठीक है। और इसी नीति के
कारण क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। ठीक है, तो होप कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है ये हमें बताना है। तो राष्ट्रवाद का आंसर आपको ऐसे देना है कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और लगाव की भावना विकसित करता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है ना जो क्या करता है, कोई भी भौगोलिक हो गया या फिर सांस्कृतिक या फिर सामाजिक परिवेश में जितने भी लोग रहते हैं उन सब लोग में आपस में क्या करता है, एकता और लगाव की भावना को बढ़ाता है। ठीक है, और सामान्य अर्थों में अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है, तो सामान्य अर्थों में अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना को ही राष्ट्रवाद, सोच और लगाव की भावना का विकास ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो एक मिनट, अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो क्या होता है कि अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो सामान्य जो नॉर्मली देखें उसमें क्या होता है कि अगर अपने देश के प्रति अगर आप लोग सोच रहे हो, विचार रहे हो और उसके विकास भी कर रहे हो तो यही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो आज का वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।